माय डियर फ्रेंड्स एंड माय व्यूअर्स, आज जिस टॉपिक पर हम बात करने को हैं वो मसीहत कहां से शुरू हुई, मसीहत जो है पाकिस्तान में मसीहत का आगाज कहां से हुआ, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मसीहों के लिए। माय डियर फ्रेंड्स, आपको पता है कि मैं अक्सर औकात नॉलेजेबल टॉपिक लेकर आता हूं ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज मिल सके, मोटिवेशन मिल सके, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा उसे सीख सकें। और आज जो है जिस टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं वो है क्रिश्चियनिटी पाकिस्तान में कहां से शुरू हुई। तो आज जो है इस हवाले से हम बात करेंगे, और जो पर्सनैलिटी मेरे साथ इस टॉपिक को शेयर करने को है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। वो तमाम मसीहों के लिए, तमाम रिलीजियस ऑर्डर के लिए, तमाम क्लर्जी के लिए बहुत ही उसकी अहमियत है, और खास करके कैप्चन्स ऑर्डर में उसका बहुत एक नाम है। वो कैप्चन्स में वो एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, एक पिलर है कैप्चन्स हाउस में और कैप्चन ब्रादरी में, और उनका जो लबो लहजा बात करने का अंदाज वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं समझता हूं कि फादर आप जिस पर्सनालिटी के साथ बात करने को है वो क्राइजा किंग सेमिनरी में 4 साल पढ़ा चुके हैं। लाहौर योहन्नाबाद जो सेमिनरी है वहां पर फिलॉसफी सेमिनरी में पढ़ा चुके हैं, सेंट मेरी में, दारुल नईम में, कैप्चन हाउस में, और यहां पर वो डिफरेंट टॉपिक पर डिफरेंट जगहों पर वो पढ़ाते रहे हैं। तो एज ए फादर बने हुए उनको 35 ईयर्स हो चुके हैं, जो कि बहुत ज्यादा उनका एक्सपीरियंस है। और मैं समझता हूं कि मेरे लिए ये बहुत बड़ी ऑनर की बात है कि फादर मुझे उन्होंने टाइम दिया, और मैं आज जिस पर्सनालिटी से बात करने की हूं वो है फादर आबिद हबीब। हम वेलकम उनको करते हैं। वेलकम फादर जी कि आपने हमें टाइम दिया। मैं थोड़ा सा बता दूं कि इनसे टाइम लेने के लिए बहुत मेरे लिए मुझे फादर नजीर जॉन ने कहा कि फादर जी आ रहे हैं, क्योंकि आजकल फादर जी दुबई में एज ए मिशनरी काम कर रहे हैं, 1 साल से वहां पर हैं। अभी वो कराची में 2 दिन के लिए आए हैं, और मेरे लिए ऑनर की बात है कि उन्होंने मुझे टाइम दिया। एंड थैंक यू सो मच कि आपने मुझे अपने कीमती वक्त से मुझे टाइम दिया। थैंक यू। तो हम स्टार्ट करते हैं कि ये मसीहत का आगाज, फादर जी आप सोचते हैं कि कहां से पाकिस्तान में सबसे पहले मसीहत का आगाज हुआ? रवायत बताती है कि मुकद्दस थोमा रसूल पहले आया था टैक्सला। टैक्सला में कुछ ईमानदारों के एक जमात शुरू किया, और फिर मनादी करते करते जनूबी इंडिया में केरला में जाके उसको वहाँ पे शहीद हुए थे। एक ये भी चीज़ है, मगर कोई हिस्टोरिकल ट्रेडिशंस ही हैं, मगर हिस्टोरिकल सबूत वो कुछ एक आध मिल जाते हैं, जैसे कि टैक्सला का क्रॉस में वहाँ पे वो ज़ाहिर होता है कि मसीहत हो गई है। और रिसेंटली गिलगित बल्तिस्तान में भी एक बहुत बड़ा क्रॉस मिला, जिससे ये निशान हुए कि वाकई यहाँ पे मसीही आए हैं। और थोड़ी सी इंडिकेशंस भी हैं कि मुकद्दस थोमा भी वह यहाँ पे मनादी की, मगर समझो कि जनूबी इंडिया में उसके काफ़ी वो कलीसिया जो उसने कायम किया वो अभी तक मौजूद है। तो फिर उसके बाद हम देखते हैं इसी हाते में फ्रांसिस जेवियर आया, और उसने यहाँ पे मनादी की। गोवा में उसने अपना डेरा बनाया, मरकज़ जगह उसका, और वहीं पे फिर बाद में आप जान सकते हैं कि वो जब फौत हो गए तो उसकी मैयत ख़राब नहीं हुई, और अब उसकी मैयत एक शीशे के तबात में है, और हर 25 साल उसकी एक्सपोजर होती है। और उसी ने बेशुमार लोगों को तब्दील किया, बेशुमार उसी की ज़िंदगी को देखकर ईमान लाए। और गोवा में समझो कि तकरीबन 500 साल की मसीहत है वहाँ पे। 500 साल से? हाँ,
ये केरला में तो जब से मुकद्दस थोमा रसूल आए हुए, जी जी। फिर उसके बाद 500 साल, और जो गोवा के लोग थे ना वो फैले। इसी के साथ साथ अंग्रेज़ भी इस यहाँ इस हाते में आए, और उनका तौर तरीका ये था कि गैर शादीशुदा लोग यहाँ पे आए थे और इंडिया में ही उन्होंने शादियाँ की। ओके। तो उनकी जो नस्ल उसको कहते हैं एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन। और ये भी उनकी अक्सरियत, उनका जो मज़हब है वो मसीही है। उनमें से बहुत सारे कैथलिक भी हैं, बहुत सारे प्रोटेस्टेंट भी हैं, बहुत सारे बॉर्न अगेन भी हैं। ओके। और इन्होंने भी यहाँ पे खिदमत वगैरह की है, और अंग्रेज़ों के दौर में इनको नौकरियों में तरजीह दिया। ओके। तो इन द मीन टाइम गोवा के लोग इंडिया में फैलना शुरू हुए थे, ओके। और जनूबी इंडिया के भी लोग फैलना शुरू हुए थे। तो फिर उनमें भी उनके भी रूहानी खिदमत के लिए फिर वो ना सिर्फ अंग्रेज़ों के लिए चैपलन मुकर्रर, पर इनकी भी वो देखभाल करते थे, चैपलन्स। चुनांचे जब से आप कह सकते हैं कि अंग्रेज़ यहाँ पे आए थे, तो अंग्रेज़ों ने जहाँ पे भी उन्होंने छावनियाँ बनाए वहाँ पे बड़े खूबसूरत गिरजे बनाए। ओके। उनमें से आप देख सकते हैं यही ट्रिनिटी कैथीड्रल, वो कराची कैंट में ही है। जी जी। और इसी के साथ साथ सेंट पैट्रिक्स कैथीड्रल, वो भी सदर बल्कि कैंट का भी हिस्सा ही आप समझ लो कि पुराने ज़माने में जी, था। तो ट्रिनिटी कैथीड्रल जो एंग्लिकन लोग थे, उनकी वो रूहानी नशोनुमा के लिए ये बनाया गया था। और सेंट पैट्रिक कैथीड्रल उन आयरिश अंग्रेज़ जिन्होंने अंग्रेज़ फ़ौज में शामिल हुए थे, और साथ तो फिर उनकी भी ज़रूरत, तो फिर वो सेंट पैट्रिक कैथीड्रल आप समझ लो कि बनाया गया था। वैसे ही यही तरीक़ाकार पूरे इंडिया में हुआ है, पूरे इंडिया में ऐसे ही हुआ है। तो इसी तरह पहले ये आप सब 19वीं सदी में आगरा में डायसीस था। ओके। पहला वो, और आगरा डायसीस में से पंजाब और ये उस वक्त जो कहते थे फ्रंटियर प्रोविंस, जो आजकल हम कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा, और फिर ये समझो कि गिलगित बल्तिस्तान, हुंजा, इसको कहते थे काफरिस्तान। ओके। तो ये भी सारा इसी में, ये आगरा डायसिस के साथ ही ज़्यादा था। मगर फिर लाहौर डायसिस पहले प्रीफेक्चर था, फिर विकारियट बन गया, और फिर 1886 में डायसिस बना। और उनका ज़्यादा काम ये था कि जो अंग्रेज़ थे उनकी रूहानी नशोनुमा के लिए ये चर्चेस बनाए गए थे, और चैपलन्स मुकर्रर हुए थे। ओके। और ये ना समझो कि बेल्जियन कैपुचिन्स पहले कैपुचिन्स यहाँ पे आए हुए, इससे पहले भी इटली से कैपुचिन्स आ रहे थे। ओके। मगर उनको अंग्रेज़ी ज़बान सीखने में कुछ दिक्कत थी। ओके। तो उन्होंने फिर कहा कि ऐसे वो लोग जो अंग्रेज़ी ज़बान सीख सकते हैं और उनकी खिदमत करें, चुनांचे बेल्जियम के में से जो कैपुचिन्स जो है ना, वो फिर आए थे, और उस वक्त ये लाहौर डायसीस और जो खिदमत का इसको लाहौर मिशन कहते थे। ओके। तो लाहौर मिशन के लिए बेल्जियम से कैपुचिन आए थे। 1888 वो बेल्जियम से निकले थे। मतलब फर्स्ट टाइम जो है बेल्जियम से आए थे, पहले भी आए थे, लेकिन जो सही जो है सही वह अब जो बेल्जियम से जो कैपुचिन आए थे
उनकी ये चीज़ थी जोश कि हम सिर्फ चैपलन के हद तक ना रहे, बल्कि हम Okay. कोशिश करें कि हम मकामी लोगों में पहुँचे और मसीहत की मनादी करें। ओके, तो सबसे पहले कैप्शंस जो हैं मिशनरी कौन से शहर में या कौन से इलाके में आए? तो ये पहले वो आए थे, हाज़री दी लाहौर में, लाहौर में। ओके, और वहाँ पे उन्होंने अपना वो ये जो उनका जो मंशूर था, जो रोया जो वो देख रहे बिशप के साथ शेयर किया, उसने कहा मुश्किल है, क्योंकि अच्छा। ये चीज़ प्रोटेस्टेंट कलीसिया ने शुरू कर लिया ओके, और इसमें से वो नहीं चाहेंगे कि ऐसा हो, मगर फिर भी वो ये जोश रखते थे। चनाचे वो जो कैप्चन्स जो सियालकोट में मुकीम थे, जी जी, तो उनकी पहुंच ये थी कि वो आगे तक मिले। और पहले जो हमारे जो कैथलिक मसीही थे, जी वो प्रोटेस्टेंट ही थे जो कि इनकी ज़िंदगी इसको देख के मुतासर हुए और उन्होंने दिलचस्पी दिखाई कि हम कैथलिक बनने चाहते हैं। ओके ओके। तो पहले प्रोटेस्टेंट आए थे पहले प्रोटेस्टेंट आए थे यहाँ सियालकोट से, सुना सियालकोट। गया कि सियालकोट में शुरू हुआ ये। सबसे पहले प्रोटेस्टेंट आए और उन्हीं को देखकर जब कैप्शंस मिशनरी आए तो उनको देखकर, उनकी लाइफ को देखकर, और फिर उन्होंने ये कहा कि हम कैथलिक बनने चाहते हैं। तो फिर इनको 95 बपतिस्मे हुए थे अच्छा, सियालकोट में, जो बिशप ने खुद दिए थे। ओके, तो इस तरह आप समझो कि पंजाबियों में कैथलिक कलीसिया इनके साथ फिर शुरू हुई। अच्छा, तो अब ये लोग सिर्फ वो ज़िला सियालकोट में ही थे। तो फिर उन्होंने फिर ऐसा एक वो चीज़ बनाना शुरू किया कि हर 5 मील बाद एक मिशन स्टेशन खोलेंगे। तो सियालकोट के बाद उन्होंने आडा चुन लिया, क्योंकि वहाँ पे कुछ मकामी मसीही थे, तो वहाँ पे आडा का चर्च बनाया। ओके, और फिर मज़ीद आगे उन्होंने 5 मील दूर साहूवाला बनाया था 3 साल बाद। ओके, और फिर एक और बनाया था मिशन, जो कि मेरे ख्याल है दाऊ के एक गांव है, मगर वो नहीं चल पड़ा। तो ये आडा और साहूवाला में काफ़ी सही वो इस्टेब्लिश हुआ। ओके, वहाँ से फिर ज़्यादा। तो आडा में उस अगर आप उधर वहाँ पे मेरा ये तजर्बा है जी, कि जब कभी मैंने आडे में इबादत की, वहाँ पे यूँ ही लगता है कि वाकई ये लोग उनमें कैथलिक वो जब वो इबादत में शामिल होते हैं, पद मालूम होता है कि सही कैथलिक वहाँ पे स्पिरिचुअलिटी, रूहानियत उनमें नज़र आती है। तो वो मुझे किस्म का ना सिर्फ उनको रूहानी सुकून मिलता है, बल्कि मुझे भी ऐसा सुकून मिला करता था। तो आडा में आपने काम भी किया? आडा में वो इस तरह हुआ कि मैं जामके में ही था। ओके, तो एक ऐसा वक्त आया था 87 में, दोनों फादर बुजुर्ग थे, एक थे फादर बेनेडिक्ट और फादर जॉन बॉस्को। ये काफ़ी कैप्चन बरादरी बड़े मशहूर शख्सियात हैं। ख़ासतर फादर जॉन बॉस्को जो था वो बहुत अच्छा मुकर्रर थे। ओके, ओके, वो उर्दू ज़बान में भी वाज करता था और पंजाबी में भी। तो वो वापस चले गए और हम सोच रहे थे कि बिशप को कहें कि अभी हम आडे की पैरिश को हम नहीं संभाल सकते, लेकिन बिशप ने कहा आप लोग जाम के इसको संभालें फ़िलहाल। जी जी। तो फिर हमने फिर दोनों फादर फ्रांस और मैं, फादर फ्रांस एक बेल्जियन कैप्चन थे, ओके,
और मैं और एक और हमारे साथ ब्रदर अयूब भी थे। हम तीनों ने फैसला किया कि कैसे क्या करेंगे। ओके जुमे को फादर फ्रांस, उन दिनों में जुमे की छुट्टी थी, तो जुमे को फादर फ्रांस आडे में जाके इबादत करेंगे ओके और इतवार को मैं। ओके और इसी तरह कुछ इस तरह और भी दूसरे चीज़ मोमा, और वो जुमे के दिन मैं इन जगह मोमा में और संबड़ेयाल में इबादत करता था, और वो मेन सेंटर में। जी तो जी संडे को मैं मेन सेंटर में जाता था और फादर फ्रांस फिर जाम के चीमा में इबादत करता था। और कभी कभार वो 10 बजे डस्के में इबादत होती थी तो फादर फ्रांस वहाँ पे भी जाया करते थे। तो इसी तरह हमने ऐसे प्लान आउट किया था। ओके। और दफ्तरी काम के लिए ब्रदर अयूब बकर थे। ओके फाजी, ये पहला चर्च कौन सा था अपन जो कैथलिक चर्च जो है सबसे पहला? मेरे ख्याल के मुताबिक वैसे सियालकोट का जो मोना गिरजा मशहूर सेंट जेम्स कैथलिक चर्च, अच्छा उसका दूसरा नाम मोना, क्योंकि प्रोटेस्टेंट चर्च वो बहुत बड़ा चर्च है, उसको कहते हैं वड्डा गिरजा। तो कैथलिक चर्च को कहते हैं मोना गिरजा। मोना गिरजा। अच्छा, तो ये जो छावनी के अंदर है, छावनी के अंदर है। हाँ वो काफ़ी, मैं गया हूँ वहाँ पर, तो काफ़ी वो बड़ी जगह है। जगह तो बहुत बड़ी है लेकिन चर्च छोटा है। अच्छा। तो ये तो पहले ये चर्च था, फिर अनारकली 1856 का बनाया हुआ अच्छा, चर्च पहले है। वो था, फिर अनारकली का में बना। चर्च बनाया, और अनारकली पहले कैथीड्रल था। ओके, पहली कैथेड्रल जो था, वो जो पहला कैथेड्रल नारकली था, फिर उसके बाद यहाँ बना है फिर रीगल पर। 1907 में रीगल में चर्च बनाया अच्छा गया। अच्छा अच्छा। और वो तो कैथीड्रल के लिए बनाया एज अ कैथीड्रल। अनारकली पहले चर्च था, लेकिन जब प्रीफेक्चर बन गया और फिर विकारियट, तो बिशप वहाँ पे रहना शुरू किया अनारकली में। तो वहाँ कैप्चन बिशप थे पहले? कैप्चन बिशप थे स्टार्टिंग में जब सारे बिशप्स कैप्चन थे। ओके ओके, को पहले कोई बिशप नहीं था जब कैप्चन उसके बाद आए, या पहले से पहले ऑलरेडी यहाँ पर कैथेड्रल बन चुका था? कैथेड्रल पहले बन चुका था, और पहला जो बिशप जो पहले जिस तरह विकारियट जब था लाहौर, जी जी, तो उस वक्त बिशप साइफन मुआद था। ओके, फ्रेंचमैन था। फ्रेंच में था। लेकिन जो बेल्जियन प्रोविंस में डायसीजन था, या वो भी कैप्चन था? कैप्चन था। कैप्चन, ओके, सारे कैप्चन जो है कैप्चन्स की तरफ से हुई है, ज़्यादा स्ट्रगल जो हुई है इनके लिए। स्टार्टिंग में क्या डिफ़िकल्टीज थी जब मिशनरी आए यहाँ पर? मिशनरी जब आए थे पहले, तो ये 95 लोग जो गए थे। अच्छा, तो फिर काफ़ी वो एक किस्म की वो किस्म के प्रोटेस्टेंट्स काफ़ी एतराज़ किए कि आप लोग हमारे भेड़ों को आप ले जा रहे हैं। ओके, शीप स्टीलिंग जिसको कहते हैं। जी जी। तो इस पर काफ़ी वो चीज़ था। और फिर बहुत सारे ऐसे भी थे जो हिंदू, ख़ास तौर पे जो मसीही बनने चाहते थे, जी जी, मगर कैथलिक्स शुरू से ही वो तकरीबन वो इसमें वो 2-3 दफ़ा सोच के लेते थे, जबकि अच्छा। प्रोटेस्टेंट एकदम ले जाते अच्छा थे। अच्छा अच्छा। तो लेकिन बाद में उन्होंने ऐसा किया, जितने भी आए कि जो भी आए, जिस कलीसिया में जाए उसको कबूल करें। ओके ओके ओके। और उनमें से कई बड़े मजबूत मसीही बन गए, और कुछ ऐसे भी थे जो इतने मजबूत नहीं थे। जो मुझे एक तजर्बा है कि एक मंदिर जो कि कॉलेज में था, वो जब वो कॉलेज नेशनलाइज हो गया, मंदिर भी नेशनलाइज हो गया। और मंदिर को बिल्कुल बंद किया, बल्कि उसको शायद मालूम नहीं कि क्या था, लेकिन वो हालत नहीं रहा। तो फिर बाद में उन्होंने लाहौर के हिंदुओं को दे दिया। अच्छा अच्छा। तो उन्होंने बस इसको रेस्टोरेशन की। तो मैं वहाँ पे दिवाली थी, जी जी,
तो मुझे भी हिंदू बरादरी के, मैं भी दूसरे मज़हब के साथ वो काफ़ी अच्छे ताल्लुकात रखने चाहता, उनके फिर डायलॉग्स वगैरह। तो गो मैं एज अ डायलॉग वो नई चीज़, लेकिन फिर भी मैंने अपने लो लेवल, मैं चाहता था कि डायलॉग एट द ग्रास रूट लेवल, लेकिन फिर भी काफ़ी मशहूर शख्स, हिंदू शख्सियत था वहाँ पे, मुनव्वर चांद था उसके साथ मेरा, तो उसी के ज़रिए से मुझे दावत मिली उस जगह में जाने के लिए। तो मुझे अच्छा वेलकम किया गया। तो वहीं पे बेशुमार सलाम फादर जी, मैं अनारकली पैरिश का हूँ, सलाम फादर जी मैं सेंट एंथनी पैरिश का हूँ। तो इस तरह के बहुत सारे थे, यानी कि वो उन्होंने मसीहत को भी कबूल किया, लेकिन साथ साथ वो अपना कुछ हिंदू अच्छा, हिंदुज़म को भी साथ साथ लेके जा रहे थे। अच्छा। और फिर वो देवता के सामने आरती भी उन्होंने किया। अच्छा। मुझे भी बड़ी कोशिश कर रहे थे कि मैंने कहा ये नहीं मुझसे हो सकता। अच्छा। मैंने कहा मैं बतौर दोस्त मैं आपके पास आ सकता हूँ, लेकिन ये चीज़ें मुझे कलीसिया की तरफ इजाज़त नहीं है। मैं बाकी दूसरे तरीके से जिस तरह भी मैं आपकी हेल्प कर सकता मैं हेल्प करूँगा, और जैसा भी है कि जहाँ तक हमारे अच्छे ताल्लुकात बढ़ते जाएं वो मैं क्या करेंगे। जहाँ पे आपको तकरीबन आपके मंदिर की हिफाजत के लिए हम भी आपके साथ शामिल होकर आपके मंदिर की हिफाजत करेंगे अगर कोई मुश्किल वक्त हो जी वगैरह। लेकिन आपके जो डेटीज़ को हम देवताओं देवियों को हम ये आरती नहीं कर सकते। ओके। तो ये कहने का मतलब था, हिंदुओं में से बेशुमार ने मसीहत को कबूल किया, उनमें से कुछ काफ़ी पुराने रिवाज को ख़त्म किया और बड़े अच्छे मसीही बन गए थे। मगर अभी तक आप उनमें से कुछ ऐसे भी आप देख सकते हैं जो अभी तक अपने पुराने रस्म व रिवाज को उन्होंने नहीं छोड़ा। ओके। तो फाज जी, पाकिस्तान में जो था सबसे पहले सियालकोट से शुरू मसीहत हुई। प्रोटेस्टेंट वो कैथलिक से पहले से थे? वो उन्होंने मुनादी पहले से शुरू कर दी थी। और वो इसलिए क्योंकि क्योंकि अंग्रेज़ जो थे ना वो प्रोटेस्टेंट थे। ओके। तो काफ़ी उनकी वो प्रोटेस्टेंट सपोर्ट थी। ओके। तो उसकी वजह से उन्होंने ज़्यादा शुरू किया। और अगर आप देखें ये जो प्रोटेस्टेंट चर्चेज़ में उनके काफ़ी वो स्टीपल्स भी हैं। अच्छा। और उन्होंने मना किया कि कैथलिक चर्च के कोई स्टीपल्स हों। तो इस तरह की वो चीज़ तो, और कैथलिक कलीसिया मकामी लोगों और उनके जो है ना वो उन्होंने उनके फंड से उन्होंने बनाया। जी। तो इतना वो चीज़ नहीं था। लेकिन प्रोटेस्टेंट पुराने चर्चेस को देखो, आप देख सकते हैं माल रोड पे जो कैथीड्रल है। जी बिल्कुल, इंतहाई खूबसूरत है। जी बिल्कुल। और फिर कैंट में मेरी मैगलन चर्च। ओके, हाँ जी, वो भी कॉलेज भी उनका, वहाँ स्कूल भी है। जी बिल्कुल। वो तो बाद में बना, लेकिन मैंने उस वक्त से जानता हूँ जब कोई स्कूल कॉलेज नहीं था, सिर्फ वही चर्च था और पास्टर्स हाउस था। ओके, मैंने वो भी वक्त देखा। तो ये तो अंग्रेज़ों की काफ़ी सपोर्ट थी, तो उनके मुनादी में भी जो करते थे उन्होंने भी, उनके प्रोटेस्टेंट के साथ अंग्रेज़ों की ज़्यादा सपोर्ट थी जिसकी वजह से वो पहले से मौजूद थे और उन्होंने किया। लेकिन देखा जाता है कि पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा कैथलिक्स हैं, उनके चर्च भी सबसे ज़्यादा फेमस और सब जो कहा जाता है बड़ा चर्च कहीं भी देख लो को कैथलिक्स का है और बहुत मेन जगह पर है। लेकिन प्रोटेस्टेंट के जैसे आपने कहा ट्रिनिटी है, कुछ और है जैसे लाहौर के आपने बताया चर्च के, लेकिन दूसरी जगह पर अगर देखा जाए तो कैथलिक्स के ज़्यादा नुमाया चर्च होते हैं और कलीसिया भी उनकी ज़्यादा बड़ी है पाकिस्तान में। हालांकि शुरू उन्होंने पहले शुरू किया और उनमें से काफ़ी ऐसे भी थे जिन्होंने ये हमारी क्या फादरों की ज़िंदगी देख के मुतासर हुए और शामिल हुए थे। तो साथ साथ
फिर जब ये जो हिंदुओं में से जो मसीहियत जी, जी। कबूल करने लग पड़े तो उनमें से काफ़ी लोग हमारी तरफ आए थे, तो इस तरह और भी तरीके से वैसे कैथलिक लाइफ was appealing to them. And also if you see के the geez, your devotion to Our Lady and all these things, it is more स्पिरिचुअलिटी appealing. बहुत ज़्यादा नज़र आती है कैथलिक्स में। It is also appealing to the local people. ओके ओके। देयर रोजरी रोजरी वगैरह और जी जी। ये जो चर्च में मुजस्मे जिसमें एक इल्ज़ाम है बुतों की को पूजा कर, हम पूजा नहीं करते हैं, हम ताज़ीम करते हैं। ताज़ीम करते हैं, ठीक। और तो ये इसमें चीज़ों में आप देख सकते हैं कि इन्हीं बुतों के ज़रिए से मज़ीद आपको तालीम मिल सकता है। मिसाल के तौर पे आपके लाहौर कैथीड्रल कभी आप गए? जी जी, मैं लाहौर कैथीड्रल के दाएं तरफ पहला आते हैं लुर्दस के वो अलतार और उसके साथ दुखियारी माँ का अलतार है। ओके। अब दुखियारी माँ के अलतार पे वो ऐसा मंजर दिखाया जाता है कि यसू सलीब से उतारा गया और मुकद्दसा मरियम के गोद में रखा गया। तो वो पूरा दुखियारी मंजर से ही हम ऑटोमेटिकली हम जो बातें अंजील से सुनते हैं वही हम एक किस्म का ड्रामाई अंदाज में हम देख रहे हैं उसी इन्हीं मुजस्मे से। तो मुजस्मा हम बहुत सारे चीज़ें वो करते हैं। और मैंने एक बसेलिका देखा था ये अमेरिका में, मेरा ख्याल है मिनियापोलिस में। मिनियापोलिस में बसेलिका है और एक शहर ये मिनेसोटा का जो बड़ा शहर है वो सेंट पॉल। तो सेंट पॉल्स कैथीड्रल है। लेकिन जो मिनियापोलिस जो है ना कि जो बसेलिका वो मुझे ज़्यादा पसंद आया क्योंकि उधर चलते चलते अंबिया के बारे में बातचीत और वो सारा कुछ एक किस्म का ऐसा माहौल था कि चर्च में ही बैठ के ही इन तस्वीरों को या इन मुजस्मों को देख के पूरा बाइबल की कहानी आप देख सकते हैं। तो ये जो तरीका ये चीज़ है ना, दिस इज़ अपीलिंग और किसी सिंपल लेवल पे ये हमारे चर्चेस जाहिर कर रही है। क्योंकि ये भी एक जैसे स्टेशन ऑफ द क्रॉस है, हाँ, वो भी 14 मकाम जो है जिस तरीके से किए जाते हैं तो उससे हमें पता चलता है कि कौन कौन से मकाम हैं। अच्छा फाजी, ये पहला कैप्शन जो पाकिस्तानी जो प्रीस्ट है वो कौन है? पाकिस्तानी कैप्टन फादर, हाँ जी, ये फादर महबूब एवरेस्ट है। ओके। तो अभी ये लाहौर में है? वो साहू वाला को उसने पहले साहू वाला एक ऐसा चर्च था, वो पैरिश था पूरा जी जी, और प्रॉपर मिशन स्टेशन था। लेकिन वहाँ से पार्टीशन के बाद बहुत सारे उधर के लोग वहाँ से माइग्रेट हुए और कराची की तरफ आए। ओके। तो जिसकी वजह से उस पैरिश को बंद करना पड़ा। अच्छा अच्छा। तो चर्च थी और वो जाम के चीमा के पैरिश का हिस्सा था और तकरीबन मेरे वक्त में तकरीबन हर दूसरे जुमे को वहाँ पे इबादत होती थी। ओके। और मगर बाद में उस जगह की अहमियत को जानते हुए बाद में जो हमारे बाद जो फादर्स आए फ्रांसिस्कन्स ने वहाँ पे उन्होंने हर इतवार को पाकमा शुरू किया है। अच्छा। तो फादर महबूब को ये जगह बहुत पसंद था और उसने घर का जो जहाँ पे पैरिश हाउस है उसके छत को तब्दील किया। जी जी। दीवार काफ़ी मजबूत है। चर्च को भी उसने बड़ा बहाल किया, बहुत खूबसूरत किया और बहुत सारे उसने वहाँ पे
चीज़ तब्दीली, वहाँ पे पहाड़ी भी बना रहा है। ओके। और घर को उसने एक किस्म का म्यूज़ियम बनाया है। ओके 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 ओके। पुराने जितने भी वो यानी कि पाक लबादा जो है ना, जो पुराने वाले, उसको डिस्प्ले किया है। और जो कैंडल्स वगैरह जो चर्च में इस्तेमाल हुआ करते थे, जो पाक बर्तन, वहाँ पे उसने काफ़ी अच्छा उसने वो रख के, तो वो एक किस्म का म्यूज़ियम भी बना दिया इसको। उसी को देखकर ही वहाँ पे काफ़ी उसने बना दी जगह कैपुचिन हेरिटेज। तो उसने ये एक समझो कि फादर महबूब ने ये देखो काफ़ी इसको शाबाश देना चाहिए कि अपनी मदद आप पे ये सब कुछ किया है। तो फाजी एक चीज़ और मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जो कैप्चन मिशनरी थे और कुछ विलेजेस भी तैयार की थी। पहला चीज़ उनने जो पहले जो मसीही थे जो सियालकोट से, जी जी, सबसे पहले उनको मरियाबाद में आबाद किया। मरियाबाद में सबसे पहली जो पंजाब में है मरियाबाद है। मरियाबाद है। ओके। तो मरियाबाद में वैसे एक किस्म के वो ज़मीनें लेके गए थे और उसको आबाद करने में कोई प्रॉपर प्लानिंग के साथ नहीं गए। अच्छा। वहीं पे हिट एंड ट्राई मेथड इस्तेमाल किया और कुछ गलतियां किया, कुछ इस तरह काफ़ी मुश्किल वक्त मकामी लोगों ने किया, लेकिन आखिर फिर वो अपने गलतियों से सीख के फिर आखिर उन्होंने मरियाबाद को आबाद किया। ओके। तो फिर मरियाबाद से ही लोगों को लेके फिर उन्होंने खुशपुर बनाया। अच्छा, था। खुशपुर बाद में बना है? बाद में बना, पहले ये बना था? पहले ये बना था। और खुशपुर जो है ना, वो उन्होंने मरियाबाद जो सबक उन्होंने हासिल की उस पर वहाँ पे अप्लाई किया, तो खुशपुर इज़ अ बेटर प्लान्ड विलेज। खुशपुर प्लान्ड है, इसलिए उसको पाकिस्तानी रोम भी कहा जाता है। और सबसे ज़्यादा फादर और सिस्टर्स जो हैं वहाँ से बने हैं पाकिस्तान में। और स्पेशली बहुत ही अच्छा वहाँ पर जो स्पिरिचुअलिटी जो है बहुत ज़्यादा, जैसे आपने कहा जो मरियम आबाद है वो पहले था, फिर उससे सीख कर वो बनाया, लेकिन वो बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश है। और एक शोरकोट भी है, शोरकोट में फ्रांसिसाबाद यहाँ पे ऐसा वो चीज़ था कि उस वक्त जंग अजीम हुई थी, तो बेशुमार बच्चे यतीम हो गए थे। ओके। पहली जंग अजीम में, पहली और दूसरी जंग अजीम में जो है ना, वो यतीम हो गए थे। तो फिर यहाँ पे उन्होंने सिस्टरों ने लड़कियों का हॉस्टल बनाया, वहाँ पे यतीमों को रखा, और फादरों ने वो लड़कों के लिए हॉस्टल बनाया। तो ये भी कैप्चन फादर थे? कैप्चन फादर। तो फाजी फ्रांसिसाबाद की जो बात हम कर रहे थे, फ्रांसिसाबाद में ये सिस्टरों ने हॉस्टल लड़कियों का बनाया और फादर्स ने लड़कों का बनाया, जो कि पहली जंग अजीम और दूसरी जंग अजीम में यतीम हुए थे। जी, फिर क्या हुआ उसके बाद? फिर जब ये बड़े हो गए थे बच्चे, तो फिर ये शादी करने के काबिल हो गए थे। तो उन्होंने सोचा कि ये जो हॉस्टल की जो लड़कियां हैं और ये बॉयज़ हॉस्टल के जो लड़के हैं, ये एक दूसरे से शादी करें। ओके। तो इसके तो ये काफ़ी फ्रांसिसाबाद में ही हॉस्टल बने थे। तो फिर वो काफ़ी दिलचस्प कुछ कहानियाँ, एक तो वो बताया जाता है कि लड़कियों का एक लाइन बनाया, लड़कों को जो लड़का मिल जाता था और जो लड़की मिल जाते, दे वर देयर एज अ कपल। तो इस तरह ऐसे गए और उनके निकाह पड़े गए, एंड देन उन्हीं के लिए वहाँ पे घर भी बनाए थे हर एक के लिए। ओके। दूसरा कहानी जो मैंने एक काफ़ी अच्छे सोर्स में पढ़ा था कि लड़कों को दरख्तों पर चढ़ा दिए। अच्छा। और जब लड़कियां आए तो वो उतरे, और जो भी लड़की उन्होंने ले लिया, फिर अच्छा। वही उनका कपल बना। तो इस तरह काफ़ी वो चीज़ है, बट कुछ वो लोग डिनाई करते हैं, और मैं भी क्योंकि आई
बट ये मैंने एक सॉस में पढ़ा है, जी जी जी। और वो कैपुचिन सॉस था वॉक्स मिनोरम। तो ये कैप्चन फादर ही थे वहाँ पर? कैप्चन फादर ही थे। कैप्चन फादर ने भी ये शुरू जो है ना, किया। जो लाहौर डायसिस उस वक्त काफ़ी फैला हुआ था। अच्छा अच्छा। पर फैसलाबाद डायसिस भी नहीं थी, और ना ही मुल्तान डायसिस ओके, था। ना ही फिर रावलपिंडी। तो कुछ देर बाद फिर ये लायलपुर और ये ओके। मुल्तान, ये फिर डोमिनिकन फादरों को दे दिया गया था। बहुत सारी जगह उन्होंने टेक ओवर किया था ओके। हमसे। तो कैप्चन्स की हेल्प के लिए और थोड़ा सा डिवाइड हो गया ताकि मजीद खुदा के काम इस को तरह जारी सारी रखे। पहला जो डायसिस जो बना था, यू कुड से इट्स डॉटर डायसिस ऑफ लाहौर। ओके। वो मुल्तान है। मुल्तान। और फिर मुल्तान से फैसलाबाद फैसलाबाद डायसिस बना। डायसिस। तो फैसलाबाद डायसिस डॉटर डायसिस ऑफ मुल्तान ओके। एंड ग्रैंड डॉटर डायसिस ऑफ लाहौर। लाहौर। अच्छा अच्छा। तो इस तरह जो आप सब फिर डोमिनिकन्स ने अपने तरीके से उन्होंने वो भला, और वो चीज़ ये था कि डोमिनिकन्स वो काफ़ी उनका वो जो कैरिज्म है वो पढ़ने और पढ़ाने की बात है। कैप्चन्स जो है ना वो मुनादी के ज़रिए से वो अपनी तालीम देते हैं। ओके। तो फाजी ये जो फ्रांसिस्कन थे वो सिंध में, बलोचिस्तान में और कराची में काम करते रहे। ये भी आपके साथ ही थे जो यहाँ काम कर रहे थे, या बाद में आए ये? पंजाब में मेरा ख्याल है बाद में आए थे, क्योंकि मुझे याद है 60s में फ्रांसिस्कन्स आए थे। तो दोनों फ्रांसिस्कन्स और कैपुचिन्स इकट्ठे उन्होंने वो मिले थे। जैसे ये 68 की बात है या 67 लाहौर में ओके। हमारे लाहौर कैंट के पैरिश में वहाँ पे एक पैरिश प्रीस्ट थे फादर नथानियल पट्स। ओके। वो थे कैपुचिन बेल्जियम का, और उसका जो मुआवन था वो फादर जोसेफ फर्नांडिस था। ओके। वो था फ्रांसिस्कन और कराची का रहने वाला। ओके। गुवानी। ओके। तो इसी तरह और भी दूसरे पैरिशेस, जैसे मुझे जो फ्रॉम द स्टोरीज ऑफ द फ्रॉम द फ्रांसिस्कन्स एंड कैपुचिन्स वो थे। वहाँ पे शेखपुरा में भी ऐसे ही था। जी जी। दो इकट्ठे मिलकर काम कर रहे थे। ओके ओके। तो फाजी ये जो आपने ज़्यादा पंजाब में ही काम किया, अभी जैसे यहाँ कराची में भी आपके घर है कैप्चन हाउस, ठीक है, लेकिन ज़्यादा आपने पंजाब में काम करना शुरू किया और उधर ही आपने ज़्यादा कोशिश की कि काम करें। तो ये सिंध में करने की नहीं कोशिश की कि सिंध में भी किया जाए, या कराची में या बलूचिस्तान में? Yes, it was मैं कह सकता हूँ कि कैप्चन आगे बढ़ने में कुछ सुस्त थे। ओके। लेकिन जब हम एज अ वाइस प्रोविंस मुकर्रर हुए थे, एक ये भी हमें बताया कि बिशप अरमांडो को ये बताया गया लाहौर डायसिस विल बी ऑलवेज डियर टू अस बिकॉज इट वाज फाउंडेड बाय द कैपुचिन्स and everything, but it's time that we need to establish presence in other dioceses too. ओके। मगर बहुत सारे प्लान बने लेकिन मटीरियलाइज नहीं हुए। तो लेकिन कराची इसलिए हम आए क्योंकि यहाँ पे थियोलॉजिकल सेमिनरी थी। ओके। तो यहाँ पे पढ़ने के लिए हमने फिर यहाँ पे कैप्चन हाउस बनाया। फाजी जब ये क्राइस्ट द किंग सेमिनरी नहीं थी, पहले वो कहाँ से प्रीस्ट बनते थे, कहाँ से स्टडी करके आते थे? पहले जो आप देख सकते हैं कार्डिनल जोसेफ कडेरो, बिशप सिमियन परेरा, और पुराने जो फादर्स थे कराची के, लाहौर का एक फादर रोनाल्ड डिसूजा, ये कैंडी में जाते थे श्रीलंका में। ओके। कैंडी एक शहर है, वहाँ पे एक मेजर सेमिनरी था। वहाँ से वो तालीम हासिल करके फिर वापस आते थे। तो पहले उनने शुरू करने के लिए सेंट मैरी सेमिनरी
ओके। का आगाज़ किया। तो सेंट मेरी सेमिनरी कब उसका आगाज़ हुआ? आई कैन नॉट टेल यू द प्रॉपर डेट, Okay. लेकिन आप देख सकते हैं कि 1976 में Okay. उसकी सिल्वर जुबली मनाई गई थी। उससे आप 25 साल पहले okay. जाएं तो समझो कि ये अर्ली 1950s में इसका आगाज़ बिशप मार्शल रॉजर्स ने शुरू किया, और वहाँ पे जहाँ पे अभी ये मरियाबाद की सिस्टरों की जो जनरलेट है उस घर में से शुरू किया। ओके। तो ये जो अभी बात हुई सिस्टरों की, तो जो सिस्टर्स थी, जो कैप्शंस ने कहा कि एक फ्रांसिस्कन सिस्टर भी जो बनाई, जो आप बता रहे हैं कि वही सेमिनरी थी उनकी, तो ये मरियाबाद जो सिस्टर्स कहलाती हैं और कैप्शंस ने ही शुरू की वो उनका कॉन्ग्रेगेशन? असली नाम है फ्रांसिस्कन टर्शरीज ऑफ लाहौर। ओके जी जी। टर्शरी का मतलब द थर्ड ऑर्डर, ओके, थर्ड ऑर्डर, ठीक है। यानी कि इनकी जो रूल जो था वो फ्रांसिस्कन थर्ड ऑर्डर के मुताबिक है। तो थर्ड ऑर्डर ये जो है ना, इसका शुरू हुआ था उकाड़ा 6 चक में। उकाड़ा 6 वहाँ पे एक फादर हरमन होते थे। ओके उन्होंने इस जमात का आगाज़ किया, ओके। और इस जमात का आगाज़ वो पहले सिस्टरों से मेरे ख्याल है कोई 7 थी या कुछ, मेरा भी पूरा सही तो उनमें से एक फादर महबूब की खाला भी थी। अच्छा अच्छा। और वो काफ़ी बुजुर्गी में मरियाबाद में फौत हुई थी। ओके। तो काफ़ी इतनी वो बहुत एक्टिव रही बुजुर्गी में भी। वो कभी कभार उनका घर, मैंने जब पहली दफ़ा उनको देखा, पहले वो रहती थी शेखपुरा, गर्मी में इबादत के लिए ग्लोरिया कॉलोनी जाती थी, काफ़ी दूर है मुझे अच्छा, जगह। अच्छा। मगर ये बड़ी दलेर औरत थी, बुजुर्गी में भी गर्मी में उधर तक पहुंचना बड़ी बात है, पैदल। पैदल। अच्छा फज जी, दूसरी बात ये मैंने कहनी थी, ये आपने बताया नारकली, फिर ये कितने पैरिशेस हैं लाहौर डायसिस के? अभी तो तकरीबन 30 तक पहुंच चुके हैं। 30 तक पहुंच चुके हैं। तो पहला अनारकली था, अनारकली से फिर उसके बाद से उसी वक्त ये सेंट एंथनीज का समझो पैरिश था। सेंट एंथनीज चर्च जो था ना, ये रेलवे प्रॉपर्टी थी। अच्छा, रेलवे प्रॉपर्टी थी। अब रेलवे ये अंग्रेज़ों के दौर में वो उनकी ये कोशिश होती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे या अंग्रेज़ काम करे या एंग्लो इंडियन काम करे या वो गोन्स जिन्होंने इंग्लिश को अपना लैंग्वेज अडॉप्ट किया था। ओके ओके ओके। तो इन लोगों में से उनकी वो यानी कि यहाँ से एम्प्लॉयमेंट वो ना हिंदू काम ही लेते थे और मुस्लिम काम लेते थे, क्योंकि ये बड़ा वो बहुत इसी तरह जो उनकी आर्मी में ऐसे ही लोगों को लेते थे। टेलीग्राफ में भी जो इंग्लिश स्पीकिंग कर सके, इंग्लिश को ज़्यादा वो जान सके, ठीक है। और उनका कोई यानी कि बगावत का वो कोई यानी कि कोई प्रॉब्लम ना हो। मगर जब रेलवे स्टेशन, जब रेलवे लाइन बिछाई उन्होंने, अंग्रेज़ों ने स्टार्ट किया रेलवे, तो उन्होंने फिर ये चर्च भी तैयार किया और जो कोशिश करते थे ये करें, तो उस दौर की बात। तो उन्होंने यही चर्चेस मुकर्रर हुए थे। ओके, ठीक है। मुकर्रर किए ताकि इनके जो फेथफुल उनकी ओके उनके लिए वो रूहानी खिदमत के लिए मुकर्रर तो हो। फाजी एक चीज़, कोई और भी विलेज बनाई है कैप्शंस ने, या ये 3 का जो जिक्र किया यही है? ये समझो कि काड़ा 6 चक, काड़ा 10 चक भी में है, कैप्शंस नहीं बनाया। ओके। ये पुराने हैं, पुराने हैं, ओके। मगर
मॉडर्न जो हाउसिंग स्कीम्स फिर बाद जी, में जी। उसकी चीज़ें, और जो मेरे ख्याल है सबसे पुराना हाउसिंग स्कीम वो था ये यूहन्नाबाद का। यूहन्नाबाद, अच्छा। और फिर दूसरा जो हाउसिंग स्कीम उसके साथ और भी बहुत सारे थे, जिसमें हम एक कैप्टन फादर हेनरी को हम सलाम करते हैं, जी जी। जिसने बहुत सारे उसने प्लॉट यानी कि ये जो अभी न्यू यंग जो हेनरी, फादर हेनरी। नहीं, ये फादर हेनरी ओके, थे। पहले ये ओके। पहले एक बेल्जियन का फादर था, बेल्जियन हेनरी। फादर थे, अच्छा अच्छा। उसने ये वो चीज़ ख़ास तौर पे हेनरी के कब्बानी वही था। ओके ओके। और फिर और भी जगह उसने हाउसिंग स्कीम लाहौर के नज़दीक उसने आबाद किए थे। ओके। ख़ास तौर पे यूहन्नाबाद में मज़ीद ज़मीन खरीद के मज़ीद लोगों को वहाँ पे आबाद किया, तो इसलिए अभी यूहन्नाबाद एक बहुत बड़ा मसीहों का गढ़ है। ओके। और ये बाहर कॉलोनी जो है, बहार कॉलोनी भी एक पहले ये सारा बनाया गया था ताकि कैप्शनों की एक किस्म की ख़ास वहाँ पे फ्रायरी, ओके जिसमें फादर्स और ब्रदर्स भी हों, ओके। और ये ज़मीनें भी वहाँ पे ले ली गई ताकि काश्तकारी से ही वो सब कुछ करें। तो इसी में पहले वक्त में ऐसा था कि उनके अपने जानवर थे, अपनी पोल्ट्री थी, और ज़मीनें भी थी, तो सब कुछ वो खुद ही बनाते थे। तो वो कोशिश कर रहे थे कि कैप्चन में ब्रदर्स भी शामिल हों, जो इस तरह के कामों में मसरूफ़ हो, जैसा कि बेल्जियम में है। मगर ब्रदर्स के लिए वोकेशंस समझो जितने भी वो आए थे, उन्होंने कहा हम फादर बनने के लिए आए, हम यहाँ पे इस तरह के अच्छा। कामों के लिए नहीं आए। तो इस तरह वो ना बनने से फिर फादर बनना शुरू। फिर ये उन्होंने फिर ये ज़मीनें वहाँ पे फिर लोगों में बेच दी, और एक बहार कॉलोनी तरफ बन गया और एक सेंट फ्रांसिस कॉलोनी बन गया। तो ये पहले सारी ज़मीनें थी अच्छा अच्छा। ये खेती बाड़ी की बाड़ी जाती के थी लिए, यहाँ पर। खेती बाड़ी के लिए मुकर्रर हुए थे। तो इसके अलावा फाजी, मैंने कार्डिनल साहब जोसेफ कोर्ट से मैंने जब इंटरव्यू किया, वो कह रहा था, मैंने कहा आप कैसे आए फादर बनने की, तो वो कह रहे मुझे कैप्शंस की जो लाइफ थी ना, जो मिशनरी थे, कह रहा मट्टी में भरे हुए और आते थे मोटर बाइक पर, और उसकी जैसे आपने पहले बताया भी था कि उनकी लाइफ से मुतासिर होकर मसीहत जो है ज़्यादा से ज़्यादा फैली है यहाँ पर, और प्रोटेस्टेंट को छोड़ के कैथलिक्स में आए, उनकी स्पिरिचुअलिटी को देख के, उनकी काविश को देख कर किस तरीके से वो मेहनत कर रहे हैं ये, तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है, और ये बहुत अच्छी, ये लोगों के लिए भी बहुत अच्छी बात है कि वो करें। लेकिन फाजी एक चीज़ और, अभी कैप्शंस कितने हैं प्रीस्ट जो हमारे पास अभी मौजूद हैं पाकिस्तान में? तकरीबन 30+ है। 30+ हैं, ओके। और ब्रदर्स को शामिल हो पूरा वो हमारी कस्टडी ओके तकरीबन 40+ है अभी। ओके, ठीक है फाज जी, थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया। हम तो जो बात कर रहे थे कि हम हिस्ट्री जो मसीहत जो है पाकिस्तान में कैसे फैली उसके बारे में, फिर आपकी एक न्यू जो आपने जो लाइफ को स्टार्ट किया एज ए मिशनरी, उसके बारे में बताया। माय डियर व्यूअर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, ये जो पाकिस्तान की मसीहत जो पाकिस्तान में फैली हो, किस तरीके से फैली, फादर आबिद हबीब ने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। पूरी उसकी बैकग्राउंड इंडिया से शुरू किया, कैसे कैसे हुआ, बल्कि मकदस तोमा से शुरू करके पूरी हिस्ट्री बताई, कैसे कैसे मसीहत का आगाज हुआ, कैसे एस्टैब्लिशमेंट हुई। तो मैं कहता हूं कि ये बहुत अच्छी बात है। ओके, थैंक यू सो मच फाद जी, थैंक यू, आपने बहुत दिया। माय डियर फ्रेंड, माय व्यूअर्स, ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारी पाकिस्तान की मसीहत की हिस्ट्री जो है वो दूसरों तक पहुंच सके। और इसके साथ अगर ये दूसरों को शेयर जब करेंगे, इसको लाइक भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये और भी हम इसके बारे में, चर्च हिस्ट्री के बारे में, डोमिनिकन फादर, फ्रांसिस्कन फादर और चर्च ऑफ पाकिस्तान के भी जो विषय में, उनके साथ भी हम करेंगे। तो ये मेरा ख्याल है कि आपको बहुत अच्छी पाकिस्तान की हिस्ट्री मिल सकती है। ओके माय डियर, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।